हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। तो आज जो है टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है, जिसमें हम लोग इसमें जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को स्किप करेंगे, क्योंकि ये 2023 के करंट अफेयर्स इसमें शामिल हैं। तो उसको स्किप करके बाकी जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत डीपली जा करके हम लोग कवर करने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा यहाँ पर आपका होगा। और ये ध्येय आईएएस की सेकंड सीरीज़ है। पहला डिस्कस कर दिया गया है, उसको आप लोग जा करके देख लीजिएगा, पहला आपको मिल जाएगा। और ये दूसरा, लगातार सभी क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि ये जो उपाधियां दी गई हैं या जो सृजन किए गए हैं वो किस गवर्नर जनरल से संबंधित है। क्या क्या किया इन्होंने, जिसके बारे में बात की जा रही है। पहली चीज़ है कि भारत में सिविल सेवा के जनक उन्हें माना जाता है, भारत में पुलिस सेवा के जनक माना जाता है, भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन किया किसने किया। ये चार यहाँ पे दिए गए हैं, चार नाम दिए गए, उनमें से कौन सा इसमें सही है। कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड वेलेस्ली। तो किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। अगर कॉर्नवालिस की बात करें तो ये 1786 से 93 तक 1786 से 93 तक भारत में गवर्नर जनरल बनकर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि पदों पर योग्यता के आधार पर इन्होंने क्या किया था कि योग्यता के आधार पर पद पर नियुक्ति मतलब योग्यता के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति की जाएगी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही किया था। और इस तरीके से इन्होंने जो न्याय व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था है, कई तरीके के इन्होंने सुधार किए। और ये सिविल सेवा के जनक, पुलिस सेवा के जनक, जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन आदि सभी जो है ये कॉर्नवालिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से वे प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। क्या क्या है इसमें ऑप्शन में कि भीखाजी कामा हैं, बरकतुल्ला हैं, BBS अय्यर हैं, MN रॉय हैं। तो इन चारों में से कौन सा बताना है कि कौन की भारत से बाहर विविध देशों में रह करके काम कर रहे थे। तो इसमें से जो सभी चारों नाम दिए गए हैं ये सभी जो है भारत से बाहर विभिन्न देशों में रह करके क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा हुई थी। कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तो क्या हुआ था कि लाहौर षड्यंत्र केस आप लोगों ने पढ़ा होगा। लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। क्या हुआ था, जो ये बम कांड हुआ था, केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था और सांडा सत्याकांड में शामिल जो अभियुक्त थे उन पर मुकदमा चलाया गया था। तो उस पर चलाया गया जो मुकदमा है लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। ये जो लाहौर षड्यंत्र केस है ये केंद्रीय असेंबली बम कांड और सांडा सत्याकांड में जो शामिल अभियुक्त थे उन पर जो मुकदमा चलाया गया था उसी को ये लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या किया गया था, फांसी की सजा सुनाई गई थी। और इसमें क्या किया गया था, किसको किसको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या किया गया था, लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। कब सुनाई गई थी, अक्टूबर 1930 में, अक्टूबर 1930 में। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी किस पदवी का त्याग कर दिया गया था। तो किस पदवी का त्याग, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की पदवी का परित्याग कर दिया था। और ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और वहीं पर नाइटहुड की किया था। और शंकरन नायर करके हैं, इन्होंने क्या किया था, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उससे इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना जो है, ऋग्वेद की रचना की बात करें तो ये जो है, पहले बात तो ये देखेंगे जो ये चारों जो वेद हैं, वेद कितने हैं, टोटल 4 हैं। तो इन चारों वेदों को अगर सम्मिलित रूप से एक साथ कहा जाए तो उसको क्या नाम दिया गया है, संहिता नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, संहिता। और सबसे प्राचीन जो वेद है, सबसे प्राचीन वो कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और ऋग्वेद की जो रचना है वो
वेद इसको जो किया गया है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वेद काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई है और उत्तर वैदिक काल में बाकी के जो 3 हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बाकी जो अलग है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, ये सारी रचना जो की गई है उत्तर वैदिक काल में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं। किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इनमें से किसको क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो इसमें से जो सुत्त पिटक है, सुत्त पिटक, बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत्त, विनय और धम्म पिटक। तो सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ हैं और उनके प्रमुख हैं। तो इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है, कूट मिलाना है कि अक्राध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, सूनाध्यक्ष भूचड़ खानों का अध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि का विभाग का अध्यक्ष। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से आपके तीनों मैच करते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अक्राध्यक्ष जो होता था मौर्य काल में, वो क्या होता था? खानों का अध्यक्ष होता था। सूनाध्यक्ष भूचड़ खानों का अध्यक्ष कहलाता था। सीताध्यक्ष जो था वो राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो बताना है कि इसमें पहले तो सबको सन याद होना चाहिए। सन याद है तो आप कर ले जाएंगे। जैसे सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था 1829 में लगाया गया था, 1829 में लगाया गया था। वहीं रोलेट अधिनियम जो आया था वो कब आया था? ये आया था 1919 में आया था, 1919 में आया था। और डिस्पैच की बात करें तो 1854 में आया था। और वहीं बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तो 1878 में आया था। तो अगर सबसे अंतिम में जो किया गया तो उस हिसाब से 1919 वाला जो है यानी कि रोलेट अधिनियम, ये सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? अकबर के, जहांगीर के, बाबर के या उपरोक्त में से किसी के नहीं? तो इसमें से ये जो बाबर के समकालीन गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं थे, बल्कि किसके समकालीन थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनका जो समय देखा जाए तो 1532 से 1623 तक था, 1532 से 1623। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि ये किसके किसके समकालीन मान जाते हैं? अकबर और जहांगीर। बाकी सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आजकल तो सन भी पूछ लेता है, तो नहीं कह सकते कि कुछ भी कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी पूछ लेता है इस समय, तो सब ध्यान रखिए थोड़ा बहुत। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा वाराणसी में की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। कब की गई थी? सन याद रखिएगा, 1791 में वाराणसी में जोनाथन डंकन के द्वारा एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। और क्या किए थे? जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिल करके किसमें? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में चल करके प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। किसने मिलकर? राजा राम मोहन और डेविड हेयर ने मिल करके हिंदू कॉलेज। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कन्नौज राजधानी थी। कन्नौज किसकी राजधानी थी? मौखरी की, मैत्रक की, परमार की, देवगिरी के यादव शासकों की। तो कन्नौज किसकी शासक थी? ये थी मौखरी वंश के शासकों की राजधानी कन्नौज थी। और मौखरी वंश के शासक में नाम आता है हरिवर्मा का, आता है ईशान वर्मा का, आता है हरिवर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, आदित्य वर्मा, मतलब जितने वर्मा करके हैं वो सारे जो हैं मौखरी वंश में आते थे। और इसकी राजधानी कन्नौज थी। और इस वंश की स्थापना की बात करें तो उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई थी। नेक्स्ट क्या है? मिलाना है, रचनाएं हैं और उनके रचनाकार दिए गए हैं सामने, तो देखना है कौन सा मैच करता है। तो सबसे इजी पहले ले लीजिए, पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद्र दाई का है। तो डी का 3 कहाँ पर है? एक ही जगह है, तो यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। यानी कुमार पाल चरित किसका है? जयचंद सूरी का है। कर्पूर मंजरी किसका है? ये आपका कर्पूर मंजरी जो है राजशेखर का है। ललित विग्रह राज किसका है? सोमदेव का है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में बताना है। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पे कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों स्टेटमेंट आपके फॉलो कर रहे हैं, दोनों स्टेटमेंट आपके राइट हैं कि कैलाश मंदिर एलोरा का जो है ये आपका द्रविड़ शैली में निर्मित है और साथ ही ये राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
मध्यकालीन संत दिए हैं और उनके कार्य क्षेत्र दिए गए हैं कि ये यहाँ से संबंधित हैं कि नहीं है। ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है शंकरदेव असम से संबंधित थे, और मलूकदास राजस्थान से संबंधित है, नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित है, नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित है। ये जो मलूकदास है, मलूकदास ये राजस्थान से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कड़ा क्षेत्र से ये संबंधित है। बाकी शंकरदेव असम, नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र बाकी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए कि निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। तो किसके उसमें माना जाता है सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मुगल काल में मदद ए माश के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? मदद ए माश, इसका तात्पर्य विद्वान को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि से था, ठीक है, मान लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी, मतलब जो मदद ए माश के अंतर्गत राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि प्रदान की जाती थी वो हस्तांतरित नहीं होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्राही के पास यह भूमि आनुवांशिक रूप से रहती थी। उपरोक्त सभी कथन सही है, तो 16 का डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फोर्ट विलियम कॉलेज, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में है, मेयो कॉलेज दिल्ली में, दिल्ली कॉलेज दिल्ली में है। तो इसमें इसका क्या आंसर हो जाएगा, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का है, इसका उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? समाचार पत्र है, उनकी भाषा है, ये आपको बताना है। भारत मित्र हिंदी में, प्रजा मित्र गुजराती में, राष्ट्रमत मराठी में, नायक अंग्रेजी में। तो जो नायक है ये अंग्रेजी में नहीं बल्कि नायक की जो भाषा थी वो बंगाली थी। क्या थी? बंगाली थी। बाकी सभी करेक्ट है। आगे चलते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था जूरी अधिनियम? ये किया गया था 1826 में। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा था और 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया था, जो किसके द्वारा, किससे संबंधित? राजा राम मोहन राय के द्वारा। मतलब धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला जो जूरी अधिनियम था इसका विरोध किया गया था और ये 1826 में पारित हुआ था। इसमें क्या प्रावधान था कि किसी भी ईसाई की जो सुनवाई है किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है, ये इसमें था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से बताना है। यानी आपको अगर सन पता है तो ये क्लियर हो जाएगा, ये आसान है क्वेश्चन, बस आपको इसमें क्या करना है, सन पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ है नहीं। जैसे वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। वहीं बात करें मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो 1784 में हुई थी। प्रार्थना समाज की बात करें तो ये 1867 में हुई थी। और तत्वबोधिनी सभा 1839 में हुई थी। तो इसमें से सबसे पहले जो हुई थी 1784 एशियाटिक सोसाइटी, यानी 3 जहाँ पर पहले 2 जगह हैं, 3 हो गया। उसके बाद 1784 के बाद सबसे जो 1867, 64, 63, फिर 1839 में तत्वबोधिनी सभा हुई थी, यानी 3 के बाद 5, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि वेद समाज की स्थापना 1864, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना जो हुई थी 1863 में हुई थी, प्रार्थना समाज की 67 में हुई थी 1867 में, एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में हुई थी, वहीं तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो ये 1839 में हुई थी। इस तरीके से ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विदेशी यात्री हैं और वो किस शासक के समय में आए हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कह रहा है कि अल मसूदी महिपाल प्रथम के टाइम में आए हैं,
रॉल्फ फिंच अकबर के टाइम में आए हैं, डोमिगो पायस अच्युत देवराय के टाइम में आए हैं, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जहांगीर के टाइम में। इसमें बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है, क्योंकि डोमिगो पायस जो है वे अच्युत, ये तो पहली बात ये ध्यान रखना है कि ये अच्युत देवराय के टाइम में नहीं बल्कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। डोमिगो पायस जो है ये कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे, और अल मसूदी महिपाल प्रथम, रॉल्फ फिंच अकबर, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट जहांगीर के समय में आए थे, और ये डोमिगो पायस जो थे ये पुर्तगाली यात्री थे। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम अब हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है? कौन सा ग्लेशियर है? मिलाम, मिलाम ग्लेशियर है। इसका उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? शारदा नदी, काली गंगा जिसको कहते हैं, शारदा नदी, काली गंगा, यहाँ से इसका उद्गम होता है। वहीं नुब्रा नदी के उद्गम की बात करें तो ये सियाचिन ग्लेशियर से होता है। नुब्रा रिवर जो है ये सियाचिन ग्लेशियर से होता है, सियाचिन ग्लेशियर से। और वहीं बात करें मंदाकिनी का सुमेरु ग्लेशियर से होता है। कहाँ से? सुमेरु ग्लेशियर से। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करें। चलिए देख लेते हैं क्या इसमें सत्य है। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है, सही है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। हाँ, ये जो मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार जो है किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ठीक है, इसी से होकर के जाता है। और मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, ये भी सही है, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? तो देखना है, अब लोकेशन पता होना चाहिए तभी इसका आंसर मिल पाएगा। कि क्या कह रहा है? पश्चिमी तट पर स्थित नगरों में कौन सा? पहले तो ये देखिए, ये पूरब है और ये पश्चिम है। और पश्चिमी तट पर आपको देखना है तो नागरकोइल जो है ये तमिलनाडु में है, नागरकोइल जो है ये तमिलनाडु में है। और अगर बात करें कि कन्नूर की बात करें तो ये केरल में है, कन्नूर केरल में है। वहीं सिंधुदुर्ग की बात करें तो सिंधुदुर्ग जो है ये कहाँ पर है? ये आपका महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। और जंजीरा की बात करें तो वो भी महाराष्ट्र में है। और ये क्या कह रहा है? कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? तो सबसे दक्षिण में केरल का नागरकोइल जो है तमिलनाडु सबसे दक्षिण में स्थित है। आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। पूना की संधि 1817 में किसका एक परिणाम थी? पूना की संधि तीसरा आंग्ल मराठा की थी, क्योंकि इसका जो टाइम था तीसरा आंग्ल मराठा का वो 1817-18 में था। और उस टाइम कौन था? किसका? लॉर्ड हेस्टिंग थे। उस टाइम जो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में ही पूना की संधि हुई थी, इसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो हार गए थे, और उन्हें अंग्रेजों से पूना की संधि करनी पड़ी थी। और इस युद्ध में ही क्या हुआ था, और ये जब पूना की संधि हुई तो इस संधि के कारण क्या हुआ? पेशवाई इनकी समाप्त कर दी गई थी। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कूट में इस तरीके से कि किसमें इनकी पेशवाई समाप्त कर दी गई? तो जब पूना की संधि हुई थी तो उसमें। नीचे दो कथन दिए गए हैं, मतलब कथन है, कारण है, और बताना है किसमें से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं कथन क्या कह रहा है। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। क्या कह रहा है? धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। कारण क्या है? सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो क्या ऐसा है? ये सही है कि नहीं है? तो ये तो बात सही है कि धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें इनके गैसों को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु जो होता है वो क्या है? सौरमंडलीय बॉडी है, सोलर सिस्टम बॉडी है। ठीक है, ये जो क्या करता है, जो धूल है, बर्फ है, पत्थर है, गैस के बने बने छोटे छोटे क्या होते हैं? खंड होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? पुच्छल तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? पुच्छल तारा इन्हीं को कहते हैं। तो इस तरीके से कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइज, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर किया करिए, कमेंट भी किया करिए और शेयर किया करिए। नेक्स्ट क्या है? कौन सा एक सही सुमेलित है? जनजाति और उनकी अवस्थिति। खस अरुणाचल में, तमरिया झारखंड में, लिम्बुस तमिलनाडु में, अंगामी असम में। तो अंगामी असम में, ठीक है, अंगामी असम में है। यहाँ क्या कह रहे हैं? कौन सा सही सुमेलित है? अंगामी जो है ये नागालैंड में है, ना कि असम में है। वहीं लिम्बुस की बात करें वो तमिलनाडु में नहीं बल्कि कहाँ पर है? सिक्किम में है लिम्बू। ये कई बार पूछा गया है, लिम्बू भी, अंगामी भी पूछा गया है। तमरिया की बात करें, तमरिया जो है झारखंड में है, यही आपका सही है, बाकी सब गलत है। खस जो है
खस कहाँ पाया जाता है? खस जनजाति उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कहाँ पर? उत्तराखंड में खस जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस समूह की फसलें रबी फसल के अंतर्गत आती हैं? तो कौन सी फसल रबी फसल के अंतर्गत आती हैं? तो जो गेहूं है, चना है, जौ है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है, ये सभी क्या हैं? रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। और रबी फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर के मध्य की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी क्या करते हैं? कटाई कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है? मतलब ये गर्म झरने के अंतर्गत नहीं बल्कि क्या है? एक कृत्रिम झील के अंतर्गत आती है। तो ये मणिकर्ण जो है ये तो गर्म झरना है, तप्त पानी भी है, वज्रेश्वरी, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि हाँ ये क्या है? गर्म झरना है। वहीं कोडाईकोनाल की बात करें तो ये क्या है? एक मानव निर्मित झील है, मैन मेड लेक है ये, ठीक है, मैन मेड मानव निर्मित क्या है? लेक है, झील है। कौन सा? कोडाईकोनाल। कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। और मणिकर्ण की बात करें, ये गर्म झरना है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तप्त पानी की बात करें तो उड़ीसा में है। वहीं वज्रेश्वरी की बात करें तो महाराष्ट्र में है। वज्रेश्वरी की बात करें तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किसके लिए है? तो जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये यूरेनियम उत्खनन के लिए फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौर कलंक चक्र औसतन कितने वर्षों का होता है? तो सौर कलंक चक्र जो है ये 11 वर्ष के लिए, औसतन जो है 11 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इनके बनने बिगड़ने की जो प्रक्रिया होती है ये 11 वर्ष में पूरी हो जाती है। और सौर कलंक की बात करें तो सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं जिनका औसतन तापमान देखा जाए तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट, ये महासागरीय धारा दी गई, इनमें से बताना है कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? कौन प्रशांत महासागर से संबंधित है? कनारी, फॉकलैंड, लेब्राडोर या हम्बोल्ट? कौन सी? तो हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट को ही क्या कहते हैं? हम्बोल्ट को ही क्या कहते हैं? पेरू धारा कहते हैं। और ये जो है ये जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं, ठीक है। जो मानसून को अफेक्ट करते हैं, अल नीनो, ला नीना, इनका संबंध इसी धारा से, जो ला नीना आती है, अल नीनो आती है, अल नीनो गर्म जलधारा है, ला नीनो ठंडी जलधारा है, तो ये दोनों का संबंध जो है इसी से संबंधित है। आगे चलते हैं। किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोलीविया, नामीबिया, मेडागास्कर, चिली। तो किससे नहीं गुजरती है? तो बोलीविया से क्या होकर के? बोलीविया से ये होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है, बल्कि बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, ये सबसे बोत्सवाना हो गया और क्या कहते हैं, नामीबिया हो गया और अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, पराग्वे हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, इन सभी से होकर के मकर रेखा गुजरती है, लेकिन बोलीविया से नहीं। नेक्स्ट, कथन पर विचार करना। भूकंप का सर्वप्रथम जहाँ उद्भव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं, और भूकंप तरंगों को जहाँ सर्वप्रथम मूल रिकॉर्ड किया जाता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। यहाँ पे बताना है असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन यानी 1 और 2 जो है दोनों यहाँ पे असत्य हैं, दोनों यहाँ पे गलत दिए गए हैं, क्योंकि जो है भूकंप को सबसे पहले जहाँ फील किया जाता, भूकंप का जहाँ सबसे पहले उद्भव होता है, भूकंप का जहाँ उद्भव हुआ यानी जहाँ निकला, मतलब क्या कहते हैं, मैग्मा होते हुए, जब मैग्मा अंदर रहती है, धरातल के अंदर मैग्मा रहती है, और जब वो ऊपर ये यहाँ जब रहती है तो मैग्मा, ठीक है, लेकिन जब यहाँ आती है, ऊपर जब आती है तो लावा आ जाती है, और इसी जो ऊपर मतलब जहाँ पर उद्भव होता है इसी को क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं, भूकंप मूल कहते हैं। और जहाँ पर सबसे पहले सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये सही हो गया। नेक्स्ट क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो किसकी पाई जाती है? जलवाष्प की पाई जाती है, जलवाष्प की। उसके बाद उसमें CO2 भी रहता है, सल्फर भी रहता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन से सही सुमेलित हैं? एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? आपको लोकेशन बताना है। क्या उत्तर दक्षिण अमेरिका में एटलस पर्वत? यहाँ पे बताना है कि एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित है।
ओकावांगो द्रोणी जो है, ओकावांगो द्रोणी जो है वो आपका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। एबिसीनिया पठार, इसके लिए तो आपको मैप देखना है, तुरंत मैप देखिए और वो आपका क्लियर हो जाएगा कि ओकावांगो जो द्रोणी है वो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है और एबिसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी डी ऑप्शन करेक्ट है। अगुलहास बेसिन स्थित है। अगुलहास बेसिन कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ये एक अगुलहास बेसिन का हिंद महासागर में स्थित है और यह दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका जहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका है, उसी के दक्षिण में स्थित एक समुद्री बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित देशों में कौन से एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है? भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। स्पेन है, तुर्की है, जॉर्डन है, सीरिया है। तो कौन सा नहीं बनाता है? जो जॉर्डन है, जॉर्डन ये भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना किसने कहा है? तो किसने कहा? कोबर ने कहा है। ये जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता कोबर हैं। ये क्या कहते हैं कि भूसन्नतियाँ जो हैं, ठीक है, वो क्या है? पर्वतों का पालना है। ठीक है, वलित पर्वत का निर्माण जो है इन्हीं पर हुआ है। क्लियर? आगे चलते हैं। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना होती है? वो है मानव को। जैव आवर्धन जो होता है, इसकी जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा प्रदूषकों का जो संकेंद्रण होता है वो आहार श्रृंखला के एक जीव से होकर के दूसरे जीव में होता है। और मानव, पता ही आपको, एक सर्वाहारी है, तो जो क्या करता है, सभी पोषण स्तर से भोजन प्राप्त करता है और सब विषैले पदार्थों के संचयन की संभावना सबसे ज़्यादा इसी को होती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मानव होगा आंसर। कौन सा एक पॉलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है गिलबर्ट। गिलबर्ट नहीं है। बाकी ये जो टोंगा है, समोआ है, तुवालू है, कुक है, ये सब इसमें है। जबकि ये गिलबर्ट की बात करें तो ये माइक्रोनेशिया द्वीप समूह में शामिल है, ना कि पॉलिनेशिया में। गिलबर्ट जो है ये माइक्रोनेशिया में है। नेक्स्ट चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कथन कारण है। देख लेते हैं कौन सा सही है, कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं। 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। कारण क्या कह रहा है? क्योंकि 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है। तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव है, इसी कारण जो है इनके मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्थानीय पवन है और कहाँ पर इसका प्रभाव क्षेत्र है, ये आपको सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कराबुरान, कराबुरान, ये यहाँ पे जो कराबुरान है ये मध्य एशिया यानी तारिम बेसिन में है, तो सही है। ब्लिजार्ड कनाडा का है, सही है। सामुन ईरान का है, ये सही है। ब्लैक रोलर की बात करें, ब्लैक रोलर तो ये दक्षिण अमेरिका नहीं बल्कि उत्तर अमेरिका में है। कहाँ पर है? उत्तर अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका। तो इस तरीके से सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? 4 ऑप्शन है। मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी देवी लाल। तो यहाँ पे जो चंद्रशेखर हैं, चंद्रशेखर ये उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई ये भी रहे हैं और चौधरी देवी लाल भी रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं मिलता? प्रस्तावना में तो समाजवादी भी है, ठीक है। और इसमें आपको बताना प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं मिलता? संप्रभु, कल्याणकारी और लोकतांत्रिक और समाजवादी। तो क्या हो जाएगा इसका आपका? कल्याणकारी। क्या? कल्याणकारी का कहाँ पे आपको मिलता है? ये नीति निर्देशक तत्व में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र यह किस आर्टिकल में है? 57 में है। किस में है? 57। राष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन वही 57 आर्टिकल क्या कहता है? उसमें कहता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का क्या है? पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47।
47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, इसमें बताना कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं। तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, क्या ऐसा है? तो बिल्कुल ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ना तो लोकसभा का ना तो राज्यसभा का। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तो क्या ये सही है? यहाँ पे क्या कह रहा है कि कथन तो दोनों सही है, लेकिन क्या इसी कारण वो मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता क्योंकि संसद का अभिन्न अंग है? तो ये मतलब स्टेटमेंट तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या जो है ये नहीं कर रहा है। इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? अब यहाँ उपराष्ट्रपति के बारे में बात की गई है और बताना है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया, बताना कौन सा सही नहीं है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य नहीं होता है, या तो ए होगा या तो बी होगा। एक तरफ कह रहा है वह पदेन सभापति होता है, तो अगर ये सही है तो यानी बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सदस्य नहीं होता। ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत है। सी भी पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक कार्य कर सकता है। एक मिनट, क्या कह रहा है यहाँ पे आपका 48 में क्या कह रहा है, मत बराबर होने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। एक मिनट, यहाँ क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह तक, ना कि 1 साल तक, अधिकतम ये 6 माह तक रह सकता है, कार्य कर सकता है, ना कि आपका। और इस अवधि में क्या कह रहा है, इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक हो जाता है। बाकी सभी आपका क्या है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये आपका नहीं होगा कि अधिकतम 1 साल नहीं बल्कि 6 माह तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सूची 1 सूची 2 दी गई है। अब इसमें अमेंडमेंट बताया गया और अमेंडमेंट किसका किस में किया गया है। जैसे क्या है, 52वां संशोधन है, 69 है, 61 है, 73 है। तो 52वां संशोधन जो है ये किसके लिए की गई थी, ये आपकी 10वीं अनुसूची से संबंधित है। वहीं 69वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था 69th अमेंडमेंट के द्वारा। और 61th अमेंडमेंट जो हुआ था ये किसके लिए है, नागरिकों को मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी, ये 61 के थ्रू हुआ था। और 73 अमेंडमेंट 1992 के द्वारा क्या हुआ था, भाग 9 यानी पंचायत जोड़ा गया था। यानी 1 2 3 4 क्रमशः यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50, किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कब दी जानी चाहिए, 14 दिन पहले देंगे या 30 दिन पहले देंगे या 60 दिन पहले देंगे, कब देंगे? तो यहाँ पे 14 दिन पूर्व उनको, 14 डेज पूर्व उनको ये आवश्यक सूचना देनी होगी। नेक्स्ट कह रहा है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था ये आपका 1955 में किया गया था। 1955 में आर्टिकल 344 में राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का उपबंध किया गया है। और पहला राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये किस वर्ष शामिल किया गया है, किस वर्ष शामिल किया गया है इनको? क्या कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1992 में शामिल किया गया, ठीक है। अभी क्या हुआ, 70 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ 1992 में, उसमें दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया। और राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है वो एक निर्वाचक मंडल करता है, एक निर्वाचन मंडल के सदस्य करते हैं। किस आधार पर? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। वहीं राज्य विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनको शामिल किया जाता है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी
शामिल किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार कीजिए कि कौन से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार देते हैं। कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो राज्यसभा को विशेष अधिकार देते हैं? वो आपका है, एक तो अनुच्छेद 249 और वही है 312। 249 में क्या है कि जो राज्य सूची में वर्णित किए गए हैं राष्ट्रीय महत्व के विषय, उनको घोषित करने का अधिकार, और दूसरा 312 के तहत क्या है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसको दिया गया है? ये केवल राज्यसभा को दिया गया है, तो इसलिए इनको विशेष अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? वन, झील, नदी तथा अन्य वन्य जीवों की रक्षा करना, देश की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का मतलब आदर करना, मतदान करना। तो मतदान करना ये आपके उसमें मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में शामिल है। मूल रूप से 10 थे और उसके बाद क्या हुआ, एक और जोड़ा गया तो वो 51 हो गए, 11 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? तो किसको, कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, ये किस में दिया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 13 के तहत। आर्टिकल 13 के तहत कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है, और इसका अधिकार जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का उच्चतम तथा उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? किस आर्टिकल में किया जा सकता है? तो ये किस आर्टिकल में किया जा सकता है? ये क्या कह रहा है, निम्न में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो ये है आर्टिकल 106। 106 क्या कहता है, संसद सदस्य के वेतन। इसमें क्या है, संसद सदस्य का वेतन और भत्ता है, जिसमें क्या है, साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। वहीं 368 क्या है, संविधान संशोधन है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 55 क्या है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, ये भी नहीं होगा। और 162 क्या है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कि कौन सा मतलब सन दिया है कि आया था, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है धर आयोग जून 1948, जेबीपी ये दिसंबर 1949, फजल अली दिसंबर 53 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम अगस्त 1956। तो बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो जेवीपी है ये आपका दिसंबर 1949 में नहीं बल्कि दिसंबर 1948 में आया था, दिसंबर 1948 में। बाकी धर आयोग जून 48, फजल अली दिसंबर 1953, राज्य पुनर्गठन अगस्त 1956 में आया था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कौन निम्न में से कौन एक कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? तो स्थगन प्रस्ताव क्या है, चारों स्टेटमेंट है, ये हटा दीजिए। ABC देख लीजिए, इसका तात्पर्य मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, गलत है। इसका तात्पर्य क्या है, बजट प्रस्ताव में कटौती करना, बिल्कुल गलत है। इसका तात्पर्य क्या है, सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, तो ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कौन सा है, ये आपका इकोनॉमी का क्वेश्चन है। CACP का फुल फॉर्म आपको पहले जानना है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या इसका फुल फॉर्म है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो इसमें बताना है कि इसकी जो स्थापना है वो क्या, इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है, क्या बताना, सत्य है। और यह MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य, परचेजिंग प्राइस तथा आवंटन मूल्य का निर्धारण करने को सलाह देती है सरकार को। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है। तो क्या यहाँ पर ये तीनों सही हैं या कौन सा सही है? तो यहाँ पे केवल जो है यही दूसरा सही है, क्योंकि इसका निर्धारण करने के लिए एक क्या हुई थी, एक मिनट, खाद्य मूल्य नीति समिति आई थी। खाद्य मूल्य नीति समिति 1964 की सिफारिश पर वर्ष 1965 में इसकी स्थापना की गई थी और बाद में इसका नाम 1985 में बदल करके CACP कर दिया गया, ठीक है। और इसको मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है, तो इस तरीके से केवल C ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर का क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए
विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो किस वर्ष आरंभ की गई थी? ये 2004-2005 में ये आरंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 61 लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य क्या है? ओडिशा है। वो कब? 1970 में आवश्यक है। अरे 1970 में ये ओडिशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 62। निम्न राज्यों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरुणाचल प्रदेश 1987 सही है, 20 फरवरी 1987 ये सही है। गुजरात 1960 ये भी सही है। महाराष्ट्र भी 1960 है, ये भी ध्यान रखिएगा। गोवा 1985, गोवा 1985 नहीं बल्कि 1987 है, यानी सी ऑप्शन गलत है। और मिजोरम भी आपका 1987, यानी अरुणाचल मिजोरम ये सेम है, 20 फरवरी 1987। नेक्स्ट क्या? किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण कैसे किया जाता है? कैसे किया जाता है? कि निवेशित पूंजी द्वारा, कि इन्वेस्ट कितना किया गया है, कौन किया है, टर्नओवर द्वारा, विद्युत की खपत द्वारा। तो उपरोक्त सभी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है कथन कारण दिया गया है, बताना है कौन सा सही है, कौन व्याख्या कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि मौद्रिक नीति का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, करेक्ट है। मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे मुद्रा बाजार के माध्यम से संचालित होती है और इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इस तरीके से ये व्याख्या कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, स्थिति से? क्रम एवं स्थिति दोनों से है, किससे है? तो मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है। ठीक है, क्रम से, यानी अगर देखा जाए तो मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जिसके कीमत स्तर में क्या होती है? वृद्धि होती है, तथा मुद्रा का मूल्य क्या होता है? घट जाता है। कीमत बढ़ेगी, कीमत जब बढ़ेगी तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा? घटेगा। तो इस तरीके से इसका क्या होगा? कीमतों के क्रम से है। नेक्स्ट, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक अधिकरण 323 के सुमेलित नहीं है, बताना है। सही है ये। समान नागरिक संहिता 44 सही है। परिसीमन आयोग का गठन 81 नहीं बल्कि क्या है? 82 में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति आर्टिकल 51 में के तहत है। ठीक है, नेक्स्ट, वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्व निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्व निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या कहते हैं? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। और यह क्या करता है? विनिर्माण प्रक्रिया को क्या करता है? अप्रतिस्पर्धात्मक बना देता है तथा घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपरोक्त कथन में कौन सा सत्य है? क्या है? बताना है कि जो IBRD है, IBRD का फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को ही विश्व बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। तो ये आपका कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो अगर बात करें कि ये जो है, एक मिनट, यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे A सत्य है, B सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर है? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में हुई थी। ठीक है, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। वहीं बात करें अग्रणी बैंक योजना की, अग्रणी बैंक की 1969 में हुई थी। और इस SBI की स्थापना कब हुई थी? SBI की 1955 में हुई थी। उस तरीके से देखें तो नाबार्ड जो है सबसे लास्ट में रहेगा। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन कारण है कि केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, कारण मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रहती है जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिलती है। A ऑप्शन यहाँ पे सही है। मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव के संकल्पना की भविष्यवाणी की गई थी, जो आधारित है, ये किससे आधारित है? ये परिवहन एवं संचार के विकास से आधारित है। ध्यान रखिएगा, मार्शल मैक्लुहान वैश्विक गांव की संकल्पना दी थी और ये परिवहन एवं संचार के विकास से संबंधित है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है इसका? आर्थिक विकास। घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलाना है। क्लोरोमाइसेटिन, क्रिस्टल वायलेट, क्लाइखंज, न्यूमोकोनियोसिस। तो चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें क्लोरोमाइसेटिन तो ये क्या है? टाइफाइड नाशी है। क्रिस्टल वायलेट की बात करें तो ये क्या है? प्रतिरोधी है। क्लाइखंज की बात करें तो खेसरी दाल है। और न्यूमोकोनियोसिस की बात करें तो कोयला खनन से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए का 2, बी का 3, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, मैटॉक्स परीक्षण किससे संबंधित है? मैटॉक्स परीक्षण जो है क्षय रोग से संबंधित है, टीबी से संबंधित है। इस परीक्षण में क्या होता है? हाथ के निचले हिस्से की त्वचा में ट्यूबरक्ल्यूनिन नामक तरल की अल्प मात्रा में इंजेक्शन के रूप में लगाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो कौन सी करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है कि भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये जादूगोड़ा में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। क्लियर। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो किस पंचवर्षीय? 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम जो था 1985 से 90, 5 साल के लिए आती थी। तो 85 से 90 में 7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका उद्देश्य समृद्धि था, आत्मनिर्भरता था, सामाजिक न्याय पर बल देना था। और इसके लिए भोजन यानी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, काम रोजगार के अवसर में वृद्धि और उत्पादन का नारा दिया गया था। ठीक है। इसमें जो वृद्धि दर रही थी वो 6% रही थी और लक्षित दर क्या रखा गया था? 5% रखा गया था। एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। यह एक कार्बनिक पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं? बढ़ा देता है। और एंजाइम की जो खोज है वो जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक कुहने ने एंजाइम की खोज की थी। 80 नंबर क्वेश्चन देखें। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन सा हार्मोन बीज रहित फलों का उत्पादन करता है? तो जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और इसका मुख्य उदाहरण क्या है? जिब्रेलिक एसिड है। इसका प्रयोग करके बीज रहित फलों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। ये बीजों की जो सुषुप्त अवस्था होती है उनको भंग कर देता है और उन्हें अंकुरित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मतलब फसल है, उसकी प्रजाति है। तो भिंडी गलत है। भिंडी जो है ये सूर्या की प्रजाति नहीं। सूर्या जो प्रजाति है वो किससे संबंधित है? ये आलू है, आम है, पपीता है। आलू, आम, पपीता सूर्या से संबंधित, भिंडी नहीं। बाकी मटर सपना है, सरसों वरुड़ा है, आंवला कंचन है। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन, श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो है वो क्या कहलाता है? क्रेब्स चक्र है। तो ये क्या सही है? क्रेब्स चक्र, ये क्रेब्स चक्र है। नेक्स्ट क्या है? क्रेब्स चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। तो ये दोनों सही कि श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी जो होता है, एटीपी अणु को उत्पन्न करने वाला पद जो है क्रेब्स चक्र है और यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर कि कौन सा एक कवक तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो वो कौन सा है ये करता है? तो वो कवक मूल है। कौन सा एक कवक तथा उच्चतर पादपों के मध्य सहजीवी संबंध को दर्शाता है? वो है कवक मूल। ठीक है। कवक मूल, कवक जो है वो मृदा से खनिज लवण तथा जल को लेता है और ये क्या करता है? पादपों तक पहुंचाता है। ठीक है। और जबकि जो ये उच्च स्तरीय पौधे जो हैं ये बदले में क्या करते हैं? भोज्य पदार्थ तैयार करके कवक को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन, इसमें बताना कौन सा सत्य है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, ये एकदम सही है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। तो ये ध्यान रखना कि जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह, ना कि उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्या है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? रेटिना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सारे स्टेटमेंट राइट हैं, सही है। 85 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कि कोई पदार्थ है उसका उपयोग उससे संबंधित नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं
क्या कह रहा है, एक मिनट, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन, बेनाड्रिल प्रतिहिस्टेमीन। और कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, टेक्साल कैंसर रोधी दवा, और नाइट्रोसेलुलोज जो है संश्लेषित रबर। तो ये संश्लेषित रबर नहीं बल्कि नाइट्रोसेलुलोज जो है वो विस्फोटक में उपयोगी है। तो इस तरीके से ये डी ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी तीनों आपके सही हैं। रक्त में स्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा? ग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रोनोजन या लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे जो है हिपेरिन जो है, हिपेरिन इसको क्या कहते हैं? एंटी थ्राम्बिन कहते हैं, एंटी थ्राम्बिन कहते हैं। और यह एक संयुक्त पॉलीसैकोराइड है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रकाश की निम्नलिखित तरंग में, प्रकाश की निम्नलिखित तरंग में 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की निम्नलिखित तरंगों में से किनका अवशोषण पौधों द्वारा बहुत ही तेज गति से किया जाता है? तो ऐसा कौन सा प्रकाश होता है? तो वो है आपका नीला, यानी ब्लू एंड रेड, नीला और लाल, ये जो है इनका बहुत तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्यूडोमोनास, क्या है? स्यूडोमोनास सोलेनेसी, इसको फिर से पढ़ते हैं, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, और क्या लिखा है? सोलेनेसियरम, सोलेनेसियरम। ये जीवाणु जो है किस रोग का कारक है? ये किस रोग का कारक है? ये आपका है विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, विल्ट ऑफ पोटैटो रोग, ठीक है। यानी इसको हिंदी में कहते हैं आलू का शिथिल रोग। आलू का शिथिल रोग जो है ये स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम नामक जीवाणु से होता है। वहीं बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना जो है बनाना वायरस प्रथम के कारण होता है। और एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो है ये जैथोमोनास जीवाणु के कारण होता है। किसके? जैथोमोनास जीवाणु के कारण होता है। वहीं बात करें पोटैटो मोजैक रोग, ये पोटैटो वायरस एक्स के कारण होता है। निम्न नदियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम करना है। ये पश्चिम और ये पूर्व, नदियों का पश्चिम से पूर्व ले जाना है कि कौन सा सही क्रम है। ये चारों आपका दिया गया है। तो गंगा, गंगा गोमती, गंगा गोमती घाघरा, घाघरा एंड गंडक, ये आपका सही क्रम होगा। गंगा गोमती घाघरा एंड गंडक। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? इटावा गौरीपुर घराना प्रसिद्ध है। इटावा गौरीपुर घराना किसके लिए फेमस है? सरोद वादन के लिए। इटावा गौरीपुर घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद टॉप पर है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो जनघनत्व के मामले में गाजियाबाद टॉप पर है। दूसरे स्थान पर वहीं पर कौन सा है? दूसरे स्थान पर वाराणसी है, वाराणसी। वहीं न्यूनतम अगर पूछ ले न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पर है? तो वो है ललितपुर, वो है ललितपुर। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात है उसमें यूपी का टॉप जिला कौन सा है? यूपी का टॉप जिला कौन सा है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में? तो वो कौन सा है? वो है बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर, बलरामपुर। जबकि न्यूनतम पूछ ले तो न्यूनतम जो है, न्यूनतम में गौतम बुद्ध नगर, और अधिकतम पूछ ले तो बलरामपुर। 93 नंबर क्वेश्चन है, कथन कारण है, देखना है कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है, करेक्ट है। कारण क्या कह रहा है? पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। तो ये बिल्कुल सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए क्या है, इनको प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन कीटभक्षी पौधों के संबंध में सत्य नहीं है? कीटभक्षी पौधों के संबंध में, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, इनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये उन स्थानों पर पाए जाएंगे जहाँ की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है कि कीटभक्षी पौधे वहीं पाए जाते हैं जिन स्थानों पर जहाँ की भूमि में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्य बताना है यहाँ पे कौन सा सही है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है।
एकदम सही है कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल के लिए आवश्यक है और पोटेशियम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हेतु आवश्यक है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट एकदम सही हैं आपके। 96 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं, नेडा बोलते हैं, नेडा बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में। बाद में इसका नाम बदल करके यूपी नेडा कर दिया गया। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या निवास कहाँ करती है? तो कहाँ करती है? गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम करती है और सर्वाधिक कहाँ करती है? वो प्रयागराज जिले में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये क्या है? IIVR, IIPR, IISR और एक है IIHR। ठीक है, यानी कि जो IIVR है इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, यानी सब्जी वाला अगर पूछे, वेजिटेबल वाला पूछे तो ये वाराणसी है, एकदम सही है। वहीं IIPR की बात करें यानी पल्स रिसर्च दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है? कानपुर में है। वहीं IISR की बात करें तो एस मतलब क्या होता है? शुगर, शुगर, तो शुगर केन रिसर्च, ठीक है, गन्ना अनुसंधान, तो ये कहाँ पर? लखनऊ में है। वहीं IIHR, HR का मतलब, H का मतलब हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये बंगलुरु में है। तो 1 2 3 4 क्रमशः लगाया गया है, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन पहली बार कब किया गया था? उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वैसे उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? 24 जनवरी को होता है और जनवरी आने वाला भी है, तो 24 जनवरी को होता है। और पहली बार जब इसका आयोजन हुआ था वो हुआ था 2018 में हुआ था, 2018 में हुआ था। और उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम संयुक्त प्रांत के स्थान पर कब अस्तित्व में आया था? तो 24 जनवरी 1950 में हुआ था। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? कितना है ये कितना है? 7.33% है। कितना है? 7.33%। नेक्स्ट, असत्य कथन बताना है यूपी के संदर्भ में ही, जो गलत है वो बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हाँ ये 1955 में हुई थी, तो इस तरीके से एक तो गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। तो यस, मार्च 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे कोई भी कथन जो है वो गलत नहीं है, ना तो एक ना तो दो, यानी दोनों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, ये भी यूपी का ही क्वेश्चन है। बताना है कि कौन सा मेला या उत्सव किस स्थान पर लगता है। तो जैसे अगर है रामायण मेला, तो रामायण मेला कहाँ लगता है? ये चित्रकूट में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। सोरो मेला कहाँ लगता है? कासगंज में मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? किस महाजनपद का विस्तार मथुरा के आसपास था? तो वो कौन सा था? सूरसेन, सूरसेन मथुरा। ठीक है, सूरसेन मथुरा। तो देखा जाए तो 16 महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे और उनमें से उत्तर प्रदेश में 8, 16 महाजनपदों में से 8 जो है वर्तमान के यूपी में स्थित हैं, जिसमें से सूरसेन की बात करें तो सूरसेन मथुरा के पास था। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा ही थी। कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर माता टीला, राजघाट, रानी लक्ष्मीबाई की बाढ़ सागर। तो बाढ़ सागर जो बांध है, बाढ़ सागर बांध, ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा बांध बेतवा नदी पर स्थित नहीं है? माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, राजघाट भी बेतवा नदी पर है और रानी लक्ष्मीबाई बांध भी बेतवा नदी पर है। तो बाढ़ सागर बांध कहाँ पर है? ये सोन नदी पर है, सोन नदी पर, सोन नदी पर ये है। और ये जो है मध्य प्रदेश और झारखंड, झारखंड दोनों का संयुक्त उपक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 105 नंबर क्वेश्चन, पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव हेतु उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 1994 में,
अप्रैल 1994 में पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्या है, मंदिर है और स्थान है, सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद देव मंदिर, गोविंद देव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका है मथुरा में, ये आपका मथुरा में है। दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ये भी सही है। दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर, तो मिर्जापुर में नहीं बल्कि रेणुकेश्वर कहाँ पर है? सोनभद्र में है। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर मिर्जापुर में नहीं बल्कि सोनभद्र में है। वहीं गोविंद की बात करें तो मथुरा में, दशावतार मंदिर ललितपुर में, दिगंबर जैन मंदिर कौशाम्बी में है। कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत नहीं है? कजरी, आल्हा, रसिया, कार्तिक गीत, तो कौन सा नहीं? कार्तिक जो है ये लोकगीत नहीं है, ये क्या है कार्तिक? ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य है। कहाँ पर? बुंदेलखंड क्षेत्र का है ये। कथन कारण है, चलिए मिलाना है, देख लेते हैं। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, सही है। इसी दिन रामसर संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है और ये फॉलो भी कर रहा है, मतलब व्याख्या कर रहा है, ठीक है। इसी दिन क्या हुआ था? 1971 में रामसर यानी कि ईरान में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और यह आंध्र भूमि के संरक्षण के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट, नया जनसंख्या बम का क्या तात्पर्य है? नया जनसंख्या बम का तात्पर्य है कि तीसरी दुनिया में शीघ्रता से जो बढ़ रही नगरों की जनसंख्या है वही इसको कहते हैं नया जनसंख्या बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। अब देखिए, अब यहाँ पे रीजनिंग आ गया है, रीजनिंग के क्वेश्चंस को हम लोग स्किप करेंगे और क्या कहते हैं, हम करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस को स्किप करेंगे क्योंकि टाइम टेकिंग है और ये तो वहाँ पे जितना दिमाग काम करेगा उतना ही कर सकते, तो यहाँ प्रैक्टिस कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खाली जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इसको लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए जो भी नए हैं इस चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।